जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से सबसे पहले ना हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना उनको रीड करेंगे। ये ऑलमोस्ट 30 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं वन बाय वन रीड करवा दूंगा यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है इकोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। इकोलॉजी के अंदर आपने रिलेशनशिप स्टडी करना होता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपके पास ह्यूमंस आ जाते हैं, उनका फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द वाइटल कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। और उसके बाद जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्लांट्स के साथ, उनका एनिमल्स के साथ और उनके इर्द गिर्द जो वर्ल्ड है उसमें उनका क्या लिंक है, उनके साथ उनका क्या रिलेशन है। तो इन तमाम चीज़ों को हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी के अंदर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, उन तमाम रिलेशंस को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आ रहा है व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि हमारा बुक भी है इन्वायरमेंटल साइंस की। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल साइंस बेसिकली क्या है। इन्वायरमेंटल साइंस इनकॉर्पोरेट द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आपने फिजिकल चीज़ों को भी स्टडी करना है, केमिकल चीज़ों को भी स्टडी करना है और बायोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी हो रहे हैं हमारे अराउंड इन्वायरमेंट के अंदर उन तमाम को स्टडी करना है। दैट टेक प्लेस ऑन द अर्थ, जो कि हमारी ज़मीन के ऊपर हो रहे हैं। एज वेल एज सोशल, वो सोशल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं और कल्चरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, विच इम्पैक्ट द प्लानट, जिससे प्लानट के ऊपर किसी किस्म का कोई असर होता हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हमने फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना है जो कि हमारी ज़मीन के ऊपर हो रहे होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको वन बाय वन जो है वो रीड कर लें और फिर इनको आपने याद भी करना है। इसका टेस्ट भी आपका होगा। फिर व्हाट आर फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। फिजियोकेमिकल देखें, फिजियो मतलब फिजिक्स आ रहा है और केमिकल मतलब केमिस्ट्री आ रही है, तो इसमें फिजिकली और केमिकली दोनों कंडीशंस इन्वॉल्व होंगी। फिजियोकेमिकल फैक्टर्स जिसमें फिजिकल और केमिकल कंडीशंस आ रही हैं आर एबायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इन्वायरमेंट फॉर जियो माइक्रोब्स। एग्जाम्पल ऑफ फिजियोकेमिकल फैक्टर्स दिए हुए हैं जिसमें टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हैवी मेटल्स हैं और लाइट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर तमाम लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इट मॉडिफाइड रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? दीज सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स इम्पैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हमने जो हमारे ज़राए हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस मनी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, पावर को किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर आपने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अराउंड द वर्ल्ड और पूरी दुनिया के अंदर। दिस डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकली जो है आपने चीज़ों को, जो रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरी दुनिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन इन्वायरमेंटल एथिक्स, या इसका दूसरा नाम है मॉरल फिलॉसफी। Environmental ethics is the discipline in philosophy that studies the moral relationships of human beings to and also the value and moral status of environment and its non-human contact। तो environmental ethics के अंदर disciplines आ जाते हैं philosophy के अंदर that study the moral, जो कि morals को study करते हैं। relation of human beings to, इसका human beings के साथ क्या relation है उसको भी इसमें study किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ सोशो कल्चर इन्वायरमेंट। अ सेट ऑफ बिलीव्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट एग्जिस्ट विद इन अ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सोशो कल्चर इन्वायरमेंट। यानी कि समाज के अंदर किस किस्म के रिवाज मौजूद हैं, किस किस्म की प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं, उनको हमने इसके अंदर स्टडी करना। तो बेसिकली ये ब्रांचेज हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट की।
व्हाट आर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन्वायरमेंट के अंदर मसाइल कौन कौन से मौजूद हैं। प्रॉब्लम्स विद द प्लैनेट सिस्टम, प्लैनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, सॉइल एट्सेट्रा दैट हैव डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस और मिस ट्रीटमेंट ऑफ द प्लैनेट। तो बेसिकली हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये कुदरती प्रोसेस है जो कि अर्थ की सरफेस को वार्म अप कर देता है। व्हेन द सन्स एनर्जी रीच द अर्थ एटमोसफेयर, जब सूरज से एनर्जी ज़मीन की सरफेस के ऊपर पहुंचती है, अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर इंटर होती है, सम ऑफ इट, तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है टू द स्पेस, स्पेस के अंदर, एंड द रेस्ट, और जो बाकी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। द एब्जॉर्ब एनर्जी, और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है वो एटमोसफेयर को क्या कर देती है, वार्म कर देती है, गर्म कर देती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग भी ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही मिलता जुलता है, यानी कि जो एनर्जी ज़मीन के ऊपर पहुंच रही होती है, अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर इंटर हो रही होती है, उससे सिस्टम का जो इन्वायरमेंट होता है वो सारे का सारा हीटअप हो जाता है। ऑब्जर्व्स इन द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्राइमरीली फॉसिल फ्यूल्स भी हैं इसमें, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से भी हीट पैदा होती है, विच इंक्रीज हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल इन अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें ज़मीन के ऊपर जलाई जाती हैं, उनसे जो धुआं, उनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज़ करवाती है, और उससे हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको इफेक्ट पहुंचता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। ओजोन जो होता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम द सन, सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं जो कि ओजोन लेयर के अंदर से ना पास आउट होती हैं। तो जो सन से रेज आ रही होती है अल्ट्रावायलेट, ओजोन लेयर उसको, उन लेयर्स के कुछ हिस्से को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और कुछ को जो है वो इंटर होने देता है। विदाउट ओजोन लेयर द एटमोसफेयर लाइफ ऑन अर्थ वुड बी वेरी डिफिकल्ट, वो कह रहा है अगर ओजोन लेयर ना हो तो जो हमारी लाइफ है ज़मीन के ऊपर वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। प्लांट्स कैन नॉट लिव, प्लांट्स नहीं उग पाएंगे, एंड ग्रो इन हैवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, सारी रेडिएशंस को भी नहीं रोकता ओजोन लेयर, जो है वो मैक्सिमम रेडिएशंस को रोक देता है, और जो कुछ होती हैं जिनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता उनको ज़मीन पर आने देता है। नॉट कैन प्लांक्टन्स दैट सर्व एज फूड फॉर मोस्ट ऑफ द ओशंस लाइफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ ओजोन लेयर इज़ बीइंग डैमेजिंग और व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। मतलब ये कि ओजोन लेयर जो है वो किस तरीके से डैमेज कर रहा है या इसकी वजूहात क्या हैं। The main cause of ozone depletion and the ozone hole is manufactured chemical, especially manufactured halocarbons, refrigerants, solvents, propellants and foam blowing agents, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है, refer to as ozone depletion substances, जिसको ODS भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओजोन लेयर जो है ना वो हमारी डैमेज होती जा रही है दिन ब दिन। उसकी वजह यह है कि जो ज़मीन के ऊपर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या डिफरेंट गैसेस यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ओजोन लेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीटअप होता है। वो जो रेफ्रिजरेटर के अंदर गैसेस फिल की जाती हैं वो जब आउट होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर केमिकल मिक्सअप होता है, वो केमिकल मिक्स होकर आपकी जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुँचा रहा है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन। इसका सबसे हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है वो क्या होगा। ओजोन लेयर डिप्लेशन कॉजेज इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लेवल एट द अर्थ सरफेस विच इज़ डैमेजिंग टू ह्यूमन हेल्थ। नेगेटिव इफेक्ट जो है इसका इंक्लूड इंक्रीज इन सर्टेन टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर, आई कैटरेक्ट्स एंड इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है वो एक तो ह्यूमन हेल्थ का है, दूसरा ये है कि स्किन कैंसर हो सकता है, आईज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है वो आपका डिसऑर्डर उसमें आ सकता है, तो ये इसके नुकसान हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है। डिफॉरेस्टेशन जो है क्लियरेंस है, क्लियर कटिंग है, और क्लियरिंग इज़ द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ ट्रीज फ्रॉम लैंड विच इज़ दैन कन्वर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट यूज़। यानी कि डिफॉरेस्टेशन के अंदर बेसिकली हम कटिंग करते हैं फॉरेस्ट की, जंगलात का कटाव भी इसको कहा जाता है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, डिफ्रेंशिएट बिटवीन